तो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, जैसा कि पता है समय हो चुका है और हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नई क्लास के साथ। तो कई हमारे साथी लाइव आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को, और जो भी साथी जुड़ चुके हैं वो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में आपको बेहतर प्रश्नों की श्रृंखला मिलने वाली है। क्या आपका उसमें योगदान रहता है? सबसे पहला कहता है पठित्व में प्रकृति एवं प्रत्यय बताना है। तो प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, क्योंकि हम लगातार आपको ये सब करवा रहे हैं। सबसे पहला दिया है पठित्व। देखिएगा यहाँ पर हमने लिख दिया पठित्व। अब यहाँ पर पठ है, पठ है, पठ है, पठ है, यानी ये तो आप देख पा रहे होंगे कि जो धातु होगी वो निश्चित ही क्या होगी, पठ हो जाएगी। क्या होगी, पठ होगी। अब इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? अगर अक्त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो पीछे त्वा होगा, अनियर जुड़ा होगा तो पीछे अनीय होगा, अक्ता जुड़ा होगा तो पीछे ता होगा, सत्र अगर जुड़ा होगा तो पीछे अत होगा, अन होगा या अंति होगा। क्या होगा? अत होगा, अन होगा या अंति होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? पठ धन अक्त्वा। क्या देख पा रहे हैं? पठ धन अक्त्वा। अक्त्वा का शेष क्या रहता है? त्वा रहता है, पठित्वा हो जाता है। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? ए विकल्प चला जाना है। क्या हो जाना है? ए विकल्प चला जाएगा, पठ धन अक्त्वा हो जाएगा। पठ धन अक्त्वा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है बाल का वपि का संधि विच्छेद क्या होगा? बाल का धन वापी, बाल का धन आवपी, बालकवधन अपि या बालकावधन अपि। विकल्प हो जाएगा सी, बालकवधन अपि हो जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा। कहता है कि अगर ए का मेल किसी भी असमान स्वर से होगा तो अय हो जाएगा। अय का मेल किसी भी असमान स्वर से होगा तो आय हो जाएगा। ओ का मेल किसी भी असमान स्वर से होगा तो अब हो जाएगा। औ का मेल किसी भी असमान स्वर से होगा तो आव हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? ध्यान दीजिएगा, ऊपर देखिएगा, ऊपर लिखा है बाल का वपि। ऊपर क्या लिखा है? बाल का वपि। ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसका वर्ण विस्तार करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? वर्ण विस्तार करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वा धन आ, धन ला धन आ, धन का धन आ, धन वा धन आ, धन पा धन ई। ऐसे ही तो लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? आव आ रहा है। अब का मतलब क्या होता है? औ से जुड़ा होगा, यानी यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? औ लिख देंगे। वा धन आ, वा, ला धन आ, ला, का ऐसे ही लिखा है, ऐसे लिख देंगे। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे? बालकौ। कैसे लिखेंगे? बालकौ लिख देंगे। आ और पा अप हो जाएगा, ही की मात्रा लग जाएगी, बालकौ धन अपि हो जाएगा। यही तो टिक लगवाया था। अगर पूछा जाए कौन सी संधि है? अयादि संधि है। सूत्र क्या है? एचो, एव या वह। एचो, ए, अव, आए, आव। विकल्प क्या हो जाएगा? सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बालकौ धन अपि हो जाएगा। बालकौ धन अपि हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, ये आपको बताना है। नवंबर 2018 में पूछा गया है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। जब भगवान शंकर पाणिनि की तपस्या से खुश हो गए तो उन्होंने नृत्य किया और नृत्य के साथ डमरू बजाया। जब उन्होंने नृत्य के साथ डमरू बजाते हैं तो उस डमरू से 14 ध्वनियां निकलती है। उस डमरू से कितनी ध्वनियां निकलती हैं? 14 ध्वनियां निकलती हैं, और उन 14 ध्वनियां से 14 माहेश्वर सूत्र बनते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आई उड़ री रग ए अम ए अ छ बरट लड़ यमंग गणनम झबंग गर्दश जबगरदश कप चटत चटतब कपय सकसर हल।
ये कितनी ध्वनियां निकलती हैं? 14 ध्वनियां निकलती हैं, इन्हीं को 14 महेश्वर सूत्र कहा जाता है। अगला कहता है स्पर्श वर्णा संति, स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले स्पर्श वर्णा संति, स्पर्श वर्ण है, स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25, 24, 5 या 27 विकल्प किया जाएगा, ये चला जाएगा। स्पर्श वर्ण 25 होते हैं। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25 होते हैं। अगर हम बात करें स्पर्श वर्ण का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है कादियो मा वसाना, यानी कहने का मतलब है का से लेकर मां तक बसने वाले। स्पर्श वर्ण का सूत्र क्या है? कादियो मा वसाना, का से लेकर मां तक बसने वाले जितने भी वर्ण हैं उनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 25। इनकी संख्या मेरे साथियों कितनी होती है? 25 होती है। और इन 25 को 5 वर्गों में डिवाइड करा गया है, 5 वर्गों में विभाजित किया गया। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है? ए विकल्प चला जाएगा, 25 हो जाना है, 25 हो जाना है। अगला तो थोड़ा सा छोटा कर ले। चलिए ध्यान से, इसकी हमें सबसे पहले हिंदी निकालनी होगी, इसके बाद प्रश्नों को करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या कहता है? पक्षीसु मयूरा राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति, पक्षियों में मयूर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया है। मयूरो अतीव, जहां पर ये वाला लगा हुआ है ना, ये इसको आप पढ़िएगा। कहता है मयूरो, मयूरो मतलब मयूर यानी मोर, अतीव मनोहरा पक्षी वर्तते, मयूर जो होता है यानी मोर अत्यंत मनोहर पक्षी होता है। चंद्रक वलय संवलितानि चित्रतानि तस्य पिच्छानि मनंसि हरंति, चंद्रक वलय संवलितानि, कहते हैं चंद्रक वलय, जिसे चंद्रमा में, चंद्रमा जो होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा के वलय रूपी आकार, चंद्रमा के वलय रूपी आकार में चित्रतान, चित्र जैसे चित्र मतलब रंगीन, रंगीन भाग तस्य पिच्छानि, उसके पूंछ में मनंसि हरंति, मन को हरते हैं। जो उसकी पूंछ होती है ना, पूंछ का मतलब पंख होगा, तो जो उसकी पूंछ वाले भाग में चंद्रमा के वलय के रूप में काफी चित्र बने हुए दिखाई देते हैं। यदा गगनम, जब गगन में श्यामल, श्यामल मतलब काले काले, मेघारच्छनम, मेघारच्छनम का मतलब मेघ से आच्छन्न हो जाता है, मेघ से भर जाता है। जब गगन, जब आकाश काले बादलों से आच्छादित हो जाता है, भर जाता है, भवती मतलब होता है भरा होता है, तदा तब मयूर नृत्य, तब मोर नाचते हैं। आपने देखा होगा जब बादल आते तभी तो मोर नाचते हैं ना, तब मोर नाचते हैं। तस्य तदानीन्तम नर्तनम नयन सुखकरमपि चेतस चमत्कारकम भवति तदानी। अब देखिए तदानीन्तनम, तस्य मतलब उस, तदानीन्तनम उस समय, उसको, तस्य मतलब उसका, तदानीन्तम मतलब उस समय उसका, नर्तनम नाच, नृत्य, नयन सुखकरम अपि यानी आंखों को सुख कर देता है, आंखों को आराम देता है। चेतस चमत्कारकम, और चित्त को चमत्कारी कर देता है, चित्त को प्रसन्न कर देता है, मन को प्रसन्न कर देता है। तो जब मोर नाचता है तो नैनों को तो अच्छा लगता है और मन भी प्रसन्न हो जाता है। कहता है मधु मधु सरोपी मयूरो विषधरान भुंकते, कहता है मधु मधुर सरोपी, मधु मतलब मधु से सना हुआ, शहद से सना हुआ, मधुर स्वरो अपि, स्वर यानी जब मोर बोलता है कू, पता नहीं कैसे बोलता है, मैं नहीं बोल पाती हूँ। तो जब मोर बोलता है पीहू पीहू करके बोलता है ना, ऐसे कुछ, हाँ पीहू पीहू बोलता है। तो जब मोर बोलता है मधु मधुर स्वरो अपि, तो उसका जो स्वर होता है वो मधु से सना हुआ उसका स्वर लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे शहद घोल रहा हो। मयूरो विषधरान बुक्कते, मयूरो मतलब मोर, विषधरान, विषधरान समझते हो ना, विषधर यानी
सांप को भुक्कते खा जाता है, सांप को खा जाता है। अगला क्या कहता है, इद में वास्माकम राष्ट्रीय चारित्रम विद्यते। इद में वास्माकम, यह हमारे राष्ट्रीय चारित्र की विद्यते, यानी इसमें हमारा राष्ट्रीय चरित्र विद्यमान रहता है। सर्वे से सभी के साथ, मधुर वाच्यम यानी मधुर वाक्य करना, मधुरम व्यवहारतव्यम यानी मधुर यानी अच्छा व्यवहार करना, मधुरामा चारितव्यम मधुर चरित्र रखना, अच्छा चरित्र रखना। किंतु लेकिन ये राष्ट्रद्रोहिणों अत्यंत चारा परायणम राष्ट्रीय खंडताया राष्ट्रीय एकस्तिवा विघाता विषमुखा सर्वतुल्या मयूरेणेव राष्ट्रेण व्यापादि इतव्या। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, आधा आधा तोड़ के हम बता रहे हैं, समझिएगा इसको। कहता है लेकिन ये राष्ट्रद्रोही अत्याचारी परायण यानी अत्याचारों से भरे हुए, राष्ट्रीय खंडताया राष्ट्र की अखंडता को और राष्ट्रीय एकता के विघातका है, यानी कैसे हैं, विघातक हैं, घातक हैं, दुष्कर हैं। विषमुखा सर्प तुल्यम, विष रूपी मुख, जिनका मुख विष से भरा हुआ है, ऐसे सांप के समान हैं। मयूरणेव, और जो मयूर यानी जो मोर है, राष्ट्रेण व्यापादितव्या, और जो मोर है वो राष्ट्र में व्यापक एकता और अखंडता का प्रतीक है। अब यहाँ पर क्या कहना है, आगे आने वाले में आपको आंसर देने हैं। सबसे पहला कहता है पक्षियों में राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कौन स्वीकृत है, तो सबसे पहली लाइन कहती है पक्षियों में राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर जाना जाता है, जिसको हम संस्कृत में मयूरा कहते हैं। कहता है मैना, मयूर, काक, चटका, क्या जाएगा, भी चला जाएगा, मयूर हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय पक्षी किसे माना गया है, मोर यानी मयूर को माना गया है। तो विकल्प आपका क्या जाना है, विकल्प मेरे साथियों भी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किसका नाचना नेत्रों के लिए सुखकर और मन के लिए चमत्कारक होता है, यानी कौन जब नाचता है तो आंखों को तो सुखकारी लगता है, मन को भी बहुत प्रसन्नता देता है। कौन, मयूर का नाचना, चिड़िया का नाचना, कोयल का नाचना या गौरैया का नाचना। विकल्प क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मयूर यानी मोर हो जाना है। क्या हो जाना है, मयूर अर्थात मोर हो जाना है। अगला कहते सर्पों को कौन खा जाता है, कौन भुक्त लेता है, कौन विषधर को भुक्कते, कौन सर्प को भोजन बना लेता है, सर्प को खा जाता है, मयूर, गीदड़, हिरन, हाथी। विकल्प क्या जाएगा, मयूर हो जाएगा। मोर का प्रिय भोजन होता है सांप, मोर का प्रिय भोजन कौन होता है, सांप होता है। ठीक है, अगला कहता है इनमें से अव्यय पद कौन सा है। जैसे ही अव्यय आए हमेशा याद रखना, अव्यय का मतलब है जो ना बदले, जो ना बदले वो अव्यय कहलाता है, इसीलिए अव्यय को अविकारी भी कहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, विस्मय सूचक, संबंध सूचक और विस्मयादि बोधक। अब यहाँ पर देखिए कहता है गगन यदा भवति नृत्यति, गगन यदा भवति और नृत्यति। गगन का मतलब क्या होता है, गगन का मतलब होता है आकाश संज्ञा है, तो ये मेरे साथियों क्या होगा, ये अव्यय नहीं होगा। यदा, जब, याद आया, इसको हम करा भी चुके थे, ये नहीं था, उसमें पार्ट कुछ और थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बताया था ना। तो यदा मतलब होता है जब जब, ठीक है, तो ये आपका अव्यय होगा, क्योंकि जब जो होगा वो क्या बताएगा, समय को बताता है। यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहता है, भवती मतलब होता है, नृत्यति मतलब होता है, दोनों की दोनों क्रिया है, और क्रिया हमेशा कैसी होती है, क्रिया सदैव विकारी होती है। क्रिया कैसी होती है, विकारी होती है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है, विकल्प मेरे साथियों बी चला जाएगा, विकल्प आपका बी चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है अतीव का संधि विच्छेद करिएगा, जल्दी करिएगा। अतीव, अब देखिएगा, अगर आपने हिंदी का बैच लिया है
या आपने कोई भी बैच हिंदी या मतलब आपने अगर सुपरटेट का बैच लिया है उसमें चाहे हम हिंदी की बात करें चाहे संस्कृत की बात करें, दोनों में ये कॉमन हमने पढ़ाया। क्या पढ़ाया कि यहाँ पर आपको दिए बड़ी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दो भागों में डिवाइड होगी, दोनों तरफ ई आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा क्या बचा, अत बचा ना। अब अगर इसमें छोटी ई की मात्रा लग जाएगी तो अति होगा, ई पहले से ही लिखा है, वह बचा है अति धन इव हो जाएगा। अगर पूछा जाए कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी जिसका सूत्र होता है अकहा सवर्णे दीर्घा। इसका सूत्र क्या होता है, अकहा सवर्णे दीर्घा। इसका सूत्र क्या होता है, अकहा सवर्णे दीर्घा होता है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, बड़ा आ आता है, बड़ी ई आता है, बड़ा ऊ आता है, री आता है और रा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट विकल्प होगा वो हो जाएगा ए, अति धन इव हो जाएगा, अति धन इव हो जाएगा। नमस्ते सभी को। चलिए आंसर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, रत्नावली किसकी नाटिका है, रत्नाकर की, हर्ष की, कालिदास की, भवभूति की। तो यहाँ पर साथियों आपका विकल्प क्या हो जाएगा, जो रत्नावली थी वो हर्ष की थी। क्या की थी, हर्ष। हर्ष की अगर हम बात करें तो रत्नावली जो थी वो हर्ष की सिस्टर थी, बहन थी। तो रत्नावली की जो नायिका है, रत्नावली क्या है, सबसे पहले रत्नावली क्या है, नाटक ना होकर नाटक की तरह ही एक उसका छोटा पार्ट है जिसको हम नाटिका कहते हैं, और रत्नावली इस नाटिका की नायिका है। रत्नावली इस नाटिका की क्या है, नायिका है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा, श्रीहर्ष हो जाएगा। अगर पूछा जाए रत्नावली में कितने पार्ट हैं, तो याद रखिएगा रत्नावली नाटिका के 4 अंक है, यानी 4 भाग है। कितने हैं, 4 भाग हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर करिएगा और आप लोग हमसे थोड़ा बात कर लीजिएगा। देखिएगा आप सभी को कल 9 बजे धरना स्थल पर पहुंचना है, और जो हमारे साथी धरना स्थल पर, पहली बात तो ये अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, भाई सभी को अपने हक के लिए लड़ना होगा, क्योंकि आपके हक के लिए कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा। आप अपने खिलाफ आवाज आपको स्वयं ही उठानी है, आपको अपने लिए आवाज स्वयं ही उठानी होगी, और इसके लिए आप अपने हितों की लड़ाई के लिए बढ़ चढ़कर कल लखनऊ स्थल पर आपको पहुंचना होगा, जहां की धरना हो, जहां कल धरने का आयोजन होगा आपकी टेट और सुपर टेट की भर्ती के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए ये आयोजन होगा। जो भी हमारे साथी वहां पर जाए वह 81 82 87 32 43, ठीक है, यही वाला नंबर देने सर, 81 82 87 32 43 या 83 18 230 5। चलिए देखिएगा ये वाला जो नंबर है, इस पर आप सर को अभी मैसेज कर ले, अभी आप सर को मैसेज कर ले, सर आपकी बात का रिप्लाई तुरंत करेंगे। तो जो लोग भी कल घटना स्थल पर पहुंचे, आज ही वो संपर्क कर लें सर से। कल हम सभी लोग आपके साथ, जैसे हमने आपसे कहा है, हमारा पूरा परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। तो हम आपके हितों के लिए आपके साथ हैं। आप में से जो भी उस घटना स्थल पर पहुंचे या जो भी वहां पर आयोजन स्थल पर पहुंचे, वो प्लीज सर को आज ही कांटेक्ट कर लें। ठीक है, अभी सर आपकी तुरंत रिप्लाई करेंगे, आप सर से संपर्क कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, कहते हैं मृच्छ कटिकम का संधि विच्छेद क्या है। अब देखिएगा कल हमने इसी बात को बताया था। अगर आप लोगों ने, जो लोग पेड बैच वाले हमसे जुड़े हैं,
क्या आपको याद है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको च और छ मिला है ना? तो च और छ कब बनता है? अगर ता का मेल चा या छा से हुआ हो तो मेरे साथियों ता का चा हो जाता है। ता का चा हो जाता है। पहला रूल तो ये कहता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा रूल यह कहता है कि अगर कोई ह्रस्व स्वर अगर छा से मिलता है तो चा का आगम हो जाता है। किसका होता है? चा का आगम हो जाता है। क्लियर? तीसरी बात क्या कहता है? तीसरा बात ये कहता है कि अगर ता का मेल सा से हो रहा है, ता का मेल सा से हो रहा है तो ता का चा हो जाता है और सा का चा हो जाता है। बताया था ना? क्लियर? यहां पर देखिएगा, तो यहां पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर ता का मेल अगर सा से होगा तो ता का चा हो जाएगा और सा का छा हो जाएगा। आप देखिएगा, ये नियम नहीं लगेगा, ये नियम भी नहीं लगेगा। ता का मेल सा के साथ अगर होगा तो ता का चा और सा का छा हो जाएगा, यानी यही विकल्प आपका राइट होगा। ना ना ना, यहाँ तो सटिकम लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? सटिकम लिखा है और यहाँ पर लिखा है सकटिकम। यहाँ पर देखिएगा विकल्प आपका क्या हो जाएगा? विकल्प मेरे साथियों डी हो जाएगा। कैसा? ता का हो जाएगा चा तो म्रा, सा का हो जाएगा छा, मृच्छा कटिकम। तो मृच्छ कटिकम का राइट विकल्प क्या हो जाना है? डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। जिन्होंने यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा, मृच्छ कटिकम हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाना है। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं रघुवंश के किस राजा ने नंदिनी गाय की सेवा की? देखिएगा यहाँ पर कहता है रघुवंशम के किस राजा ने नंदिनी गाय की सेवा की? मनु, दिलीप, रघु, अज। विकल्प क्या हो जाएगा? दिलीप। महाराजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा, और रानी सुदक्षिणा ने पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए, पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए क्या करती हैं? नंदिनी गाय की सेवा करती। किस गाय की सेवा करती हैं? नंदिनी गाय की सेवा करती हैं। और नंदिनी गाय कोई और नहीं होती है बल्कि वशिष्ठ जी की जो कामधेनु गाय होती है ना, वशिष्ठ की कामधेनु गाय जो होती है उसी का रूप नंदिनी गाय को दिखाया गया है। यानी नंदिनी जो गाय होती है वह रूप रख के आती है और उसी गाय की सेवा कौन करते हैं? राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा करते हैं, जो उनसे प्रसन्न होने के बाद उनको वरदान देती है, जो उनको प्रसन्न होकर होने के बाद उनको वरदान देती है। और ये जो नंदिनी यानी जो वशिष्ठ की कामधेनु होती है वो सुरभि की पुत्री होती है। क्या होती है? सुरभि गाय की पुत्री होती है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा, राजा दिलीप हो जाएगा। राजा दिलीप हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? करुण, शांत, वीर, अद्भुत। विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। याद रखिएगा उत्तर रामचरितम, ध्यान दीजिएगा उत्तर रामचरितम में, उत्तर रामचरितम जो है ना वह उत्तरकांड, उत्तरकांड या हम कह सकते हैं उत्तर भाग से अवतरित है, उत्तर भाग से लिया गया है। ये साथियों करुण रस से भरा हुआ है, ये करुण रस से भरा हुआ है। इस गर्भांक और छायांक का भी वर्णन है। गर्भांक यानी गर्भ के अंक और छाया के अंक का भी वर्णन है, गर्भांक और छायांक का वर्णन है। अगर पूछा जाए इसको किसने लिखा है तो याद रखना इसको साथियों भवभूति के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है?
भवभूति के द्वारा लिखा गया है। विकल्प आपका क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा, करुण रस हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है रघुवंश का अंतिम राजा कौन था? अग्निवर्ण, सौर्यपुत्र, पुष्पदंत, उदयन। विकल्प क्या जाएगा, अग्निवर्ण चला जाएगा। अग्निवर्ण अंतिम राजा था और ये भी याद रखना है ये साथियों विलासिता और भोगपूर्ण जीवन व्यतीत करता था और भोगपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। तो यही जो था, यही इक्ष्वाकु वंश का, यही रघुवंशम का अंतिम राजा था। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है, ए चला जाएगा। रघुवंश की अगर हम बात करें, रघुवंशम की अगर हम बात करें, रघुवंशम को लिखा किसने है? कालिदास ने लिखा है और इसमें मेरे साथियों 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य क्या है? नारद पुराण है, पद्म पुराण है, भविष्य पुराण है या कूर्म पुराण है? तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि अगर पुराण की बात हो रही है तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये पद्म पुराण से लिया गया है। किससे लिया गया है? पद्म पुराण से लिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। अगर साथियों पूछा जाता कि ये महाभारत के किस पर्व से है, ये भी याद रखना महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, पद्म पुराण हो जाना है। अगला शकुंतला की मुद्रा यानी शकुंतला की जो अंगूठी थी वह कहाँ गिरी थी? सची तीर्थ में, सोम तीर्थ में, हरि तीर्थ में या मठ तीर्थ में। तो जिस समय शकुंतला को प्यास लगती है तो क्या करती है? सची तीर्थ में पानी पीने के लिए उतरती है। कहाँ पर उतरती है? सची तीर्थ में पानी पीने के लिए उतरती हैं और पानी पीते समय उनकी अंगूठी वहीं गिर जाती है। पानी पीते समय उनकी अंगूठी वहीं गिर जाती है और इस अंगूठी को एक मछली निगल लेती है। इस अंगूठी को एक मछली निगल लेती है और उस मछली को एक मछुआरा पकड़ कर ले जाता है। जब उसका पेट फाड़ता है तो उसी पेट से अंगूठी मिलती है और जब वो उस अंगूठी को बेचने के लिए बाजार जाता है तो राजा के सैनिक उसको पकड़ कर ले आते हैं राजा के पास। और जैसे ही राजा उस अंगूठी को देखते हैं उन्हें शकुंतला का स्मरण हो आता है। तो ये साथियों ये जो पूरा का पूरा वृत्तांत था ये किससे रिलेटेड था याद रखिएगा। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है और अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया एक विश्व प्रसिद्ध नाटक है। ये विकल्प हो जाएगा। अगला कहता है व्यंजन वर्ण कति मात्रा भवति? एका द्वि अर्ध त्रया। व्यंजन वर्ण अर्ध मात्रिका भवति। व्यंजन वर्ण की कितनी मात्रा होती है? आधी मात्रा होती है। यह अपनी पूर्ण अर्थ के लिए स्वर पर निर्भर होते हैं। ये अपने पूर्ण अर्थ के लिए किस पर निर्भर होते हैं? स्वर पर निर्भर होते हैं। जब इनको कोई स्वर मिलता है तो ही ये पूर्ण होते हैं, वरना ये कैसे रह जाते हैं? अर्धमात्रिक रह जाते हैं, यानी आधे वर्ण के होते हैं। अगर पूछा जाए ह्रस्व स्वरों की कितनी मात्रा होती है? 1 होती है। अगर पूछा जाए दीर्घ स्वरों की कितनी मात्रा होती है? 2 होती है। अगर पूछा जाए प्लुत स्वरों की कितनी मात्रा होती है? 3 होती है। ये बात याद रखना है। अगला कृष्णा कंसाय असूयति में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? क्या कहता है? कहता है कृष्ण को कंस से असूय है, ईर्ष्या है। तो यहाँ पर किस विभक्ति का प्रयोग किया गया? देखिएगा कर्मणा यम विप्रति संप्रदानम, दान के योग में। किसके योग में? दान के योग में। रुचि अर्थानाम प्रियमाणा यानी रुचि और प्रिय के योग में। रुचि और प्रिय की बात की जाए तो सूत्र क्या आता है? रुचि अर्थानाम प्रियमाणा आता है। तीसरी बात करें क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय, इनके अर्थ में क्या होता है? ये सूत्र लगता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या कहता है? कहता है क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय। यहाँ पर असूय की बात कर रहा है ना, यहाँ पर क्या कर रहा है? असूय की बात कर रहा है। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है।
सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। क्लियर? बात समझ में आ गई सभी को? आगे की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहते हैं हरे नमः वाक्य में हरे पद में विभक्ति है। अब आप दो काम कर सकते हैं, या तो आपको विभक्ति याद हो, और अगर विभक्ति नहीं याद है तो आप पहचान कर सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, नमः। सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वसट अलम। क्या कहता है यहाँ पर? कहता है जिसका, क्या कहता है, जिसका, जिसका नमन किया जाए, जिसके स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब है जिसको, जिसकी समृद्धि की कामना की जाए, जिसके लिए सुहा किया जाए, जिसके लिए सदा अच्छे होने की कामना की जाए, जिसके लिए वसट और अलम, अलम मतलब जिसके लिए रोका जाए, उसमें सदैव क्या होती है, उसमें सदैव चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हरे नमः, यहाँ पर नमन किया जा रहा है, नमस्कार किया जा रहा है। किसको नमस्कार किया जा रहा है? हरि को। किसको नमस्कार किया जा रहा है? हरि को नमस्कार किया जा रहा है, यानी हरि में क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। क्या हो जाना है? बी विकल्प राइट हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कालिदास के नाटकों की संख्या कितनी है? ये पिछली बार पेपर में आपके पेपर में क्वेश्चन बना था। कहता है कालिदास के नाटक कितने हैं? 3 है, 2 है, 4 है, 7 है। विकल्प क्या जाएगा? 3 है। कौन कौन से? सबसे पहला है साथियों अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरा है विक्रमो वर्जियम, विक्रमो वर्जियम। तीसरा है मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम। ये तीन जो है ना, तीन जो नाटक हैं वो किसके हैं? कालिदास के हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है? ए विकल्प चला जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और दूसरा महाकाव्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल सही, कुछ लोग कहते हैं कुमार संभव। आगे बात, विश्व का प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम या मृच्छकटिकम। जल्दी से बताइएगा विकल्प क्या जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसमें शकुंतला का वर्णन है, शकुंतला और राजा दुष्यंत का गांधर्व विवाह का वर्णन है, उनके प्रेम प्रसंग का वर्णन है, सर्वदमन या भरत के जन्म की कथा का वर्णन है। विकल्प यहाँ पर क्या चला जाएगा? ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आपका राइट विकल्प क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला, स्वागतम पदे उपसर्ग। आपसे पूछा गया है स्वागत पद में उपसर्ग क्या होगा? जल्दी से बताइएगा साथियों। कल आपके हितों को ध्यान में रखते हुए, आपको जैसा कि पता होगा शिक्षक भर्ती आने वाली है बट आ नहीं रही है, तो इस वजह से हम अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ने स्वयं जा रहे हैं। और इस लड़ाई में आप सबको अपने अपने हितों को, अपने अपने हितों के लिए, अपने अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के खिलाफ एक अपील करनी है, जिसमें कि आपको लखनऊ पहुंचकर वहां पर भारी मात्रा में इकट्ठे होकर सरकार तक अपनी ये बात पहुंचानी है, जिससे वह यथाशीघ्र ही आपकी जो भर्ती होनी है उसके विषय में कोई अधिसूचना जारी करे, जिसमें आप सभी लोगों को बढ़ चढ़कर आना है। और जो हमारे साथी जुड़ना चाहते हैं वो संपर्क कर लें। हमने अभी कुछ देर पहले भी बताया है। जो साथी वहां पर पहुंचे वो प्लीज 83 18 81 82 87 32 43, ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। जो भी लोग पहुंचना चाहते हैं, जहां पर आप कांटेक्ट करिएगा। सर वहां पर आपको ठीक 9 बजे मिलेंगे और सभी लोग सर के पास कांटेक्ट कर लें।
जो लोग जाएं। ठीक है, दूसरा एक नंबर और है 8318 230 573। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो ये आपका कॉल वाला नंबर है। ठीक है, आप इस पर कॉल करके, क्योंकि मैसेज में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कॉल आसान होती है, तो अगर आप कॉल करके सर को बताना चाहते हैं तो इस नंबर से आप अवश्य जुड़ जाएं। ठीक है, जैसे आप अपना सहयोग देना चाहें वैसे। जो लोग वहां पहुंचे मैं उनकी बात कर रही हूँ प्रतिभा। आगे कहता है स्वागतम पदे उपसर्गा। स्वागत पद में कौन सा उपसर्ग है? स्वा है, स्वा है, सु है या शाह है? तो यहाँ पर क्या कहते हैं? कहते हैं स्वागतम। क्या कहते हैं? स्वागतम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर पूछा जाए उपसर्ग कौन है, तो उपसर्ग अगर हम स्वा निकालेंगे तो गतम बचेगा, स्वा निकालेंगे तो आगतम बचेगा, अगर सु निकालेंगे तो भी आगतम हो जाएगा। राइट विकल्प क्या हो जाएगा? सु प्लस आगतम ही राइट होगा। सु का मतलब क्या है? सुंदर। सुंदर तरह से यह स्वागत करना किसका? जो आए हुए का सुंदर तरीके से, आए हुए कोई भी व्यक्ति आया है उसका सुंदर तरीके से सत्कार करना ही स्वागत कहलाता है। तो स्वागत में कौन सा उपसर्ग प्रयोग होता है? शु कहिएगा। स्वागत में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया जाता है? सु उपसर्ग प्रयोग किया जाता है। विकल्प आपका क्या हो जाना है? विकल्प मेरे साथियों सी हो जाएगा। अगला कहता है विलोकयन पदे प्रत्यया वर्तते। जल्दी से बताना है, विलोकयन में, विलोकयन में कौन सा प्रत्यय होगा? विलोकयन में कौन सा प्रत्यय होगा? देखिएगा, सबसे पहले सत्र की अगर हम बात करें तो सत्र में अत जुड़ेगा, अन जुड़ेगा और अंति जुड़ेगा। तीन प्रत्यय जुड़ेंगे, अत, अन, अंति। अगता की बात करें ता, ता, तम जुड़ेगा। ल्युट की बात करें तो नम जुड़ेगा। सानच की बात करें तो क्या जुड़ेगा? मान जुड़ेगा। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? पीछे ना लगा है, देखिएगा किसने में ना है? इसी में तो है, बाकी किसी में है, इसमें तो मान है। तो यहाँ पर आपको यन दिखाई दे रहा है, यन का मतलब अन होगा। यन का अन का मतलब क्या होगा? अन हो जाएगा। ए विकल्प राइट हो जाएगा। याद रखिए, विलोकन पद में अगर देखा जाए तो किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? सत्र प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सत्र का शेष क्या रहता है? शेष रहता है अत, लेकिन जोड़ा जाता है अन और अंति। जोड़ा क्या जाता है? अन और अंति भी जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है अंतिम वर्णात। अंतिम वर्णात मतलब अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण से भवति। पूर्व वर्ण का होता है, क्या हो जाता है? उपधा होता है, टी संज्ञा होती है, घु संज्ञा होती है, घी होती है। तो यहाँ पर याद रखना है, अंतिम वर्ण से पूर्व उपधा संज्ञा होती है। हलो अंत्यात पूर्व उपधा। सूत्र क्या होता है? कहता है हलो, हलो अंत्यादि पूर्व उपधा। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है अलो, अलो कहते हैं वर्ण को, अंत्यादि मतलब अंतिम, अंतिम वर्ण से पूर्व की उपधा हो जाती है। अंतिम वर्ण से पूर्व की उपधा हो जाती है, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा हो जाती है। विकल्प आपका क्या जाएगा? ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। क्या हो जाना है? ए विकल्प राइट हो जाएगा। अगला बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कहता है उदित वर्णा कति। उदित वर्ण कितने होते हैं? उदित वर्ण कितने होते हैं? 24, 25, 27, 29। विकल्प क्या जाएगा? ए। याद रखना, उदित वर्ण को ही स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसी को कहते हैं कादयोमा वसाना। इसके वर्णों की संख्या 25 होती है। अगर पूछा जाए इसमें वर्ग कितने होते हैं, इसको कितने वर्गों में बांट सकते हैं? 5 वर्गों में बांट सकते हैं। कु, चु, टू, तू, हु। विकल्प क्या जाना है? बी विकल्प हो जाएगा। अगला फटाफट बताइएगा, यहाँ पर कह रहा है ल वर्णस्य। ल वर्णस्य का मतलब क्या है?
ल वर्ण की, क्योंकि ये जो अस्सी लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, का, की, के, षष्ठी विभक्ति हो जाती है, तो ल वर्ण की का उच्चारण स्थान होता है। आपको बताना है ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। विकल्प क्या जाएगा, सूत्र क्या होता है, ल, तु, ल, सा, नाम दंता। अब देखिएगा कितना सरल है, कहता है ल वर्ण का उच्चारण स्थान, ता वर्ग का उच्चारण स्थान, ला का उच्चारण स्थान और सा का उच्चारण स्थान, ये क्या होता है, दंत हो जाता है। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। अगला कहता है सा और ता वर्ग, यानी सा और ता वर्ग। कहता है का, सा और टा से योग, क्या कहता है, कहता है खा या ता से योग होने पर सा का, सा और ता इसके स्थान पर, सा और ता के स्थान पर खा, ता के स्थान पर टा वर्ग हो जाता है। ये किस में होता है, ष्टुत्व संधि में होता है, और इसी का सूत्र होता है इष्टु नष्टु। क्या होता है, इष्टु नष्टु होता है। जैसे देखिएगा, अगर यहाँ पर लिखा हो रामस और यहाँ पर लिखा हो षष्ठा, लिखा हो कि नहीं लिखा हो, देखिए यहाँ पर सा का मेल हो रहा है किससे, खा से, तो सा किस में बदल जाएगा, इस वाले खा में बदल जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, रामस हो जाएगा और यहाँ पर षष्ठा हो जाएगा। दोनों को जब हम जोड़ देंगे ना तो क्या हो जाएगा, रामस षष्ठा हो जाएगा। कौन सा सूत्र लगेगा, इष्टु नाष्टु लगेगा। विकल्प आपका बी राइट हो जाएगा, विकल्प आपका बी राइट हो जाना है, सभी का बी राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है हरिहरव में समास होगा। आपसे पूछ रहा है हरिहरव में क्या समास होगा, अव्ययीभाव, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो सबसे पहले कभी भी समास पूछा जाए आप इसके दो पद कर लीजिएगा। दो पद करने से पहले आपने यहाँ पर क्या देखा, द्विवचन है तो इसका मतलब दो बराबर के पद होंगे। द्विवचन है तो दो बराबर के पद होंगे। सबसे पहले तो हरि आ जाएगा और दूसरा हर आ जाएगा। ठीक है, हरि किसे कहते हैं, हरि कहते हैं भगवान विष्णु को, और हर किसे कहते हैं, हर कहते हैं महादेव को, कहते हैं हर हर महादेव, बोलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर कौन है, एक तरफ तो भगवान विष्णु है, दूसरी तरफ महादेव है, तो हम क्या कहेंगे, हरिश्च हरश्च। क्या कहेंगे, हरिश्च हरश्च कहेंगे। यानी यहाँ पर क्या हो जाना है, द्वंद्व समास हो जाना है। क्या हो जाना है, द्वंद्व समास हो जाना है। बी विकल्प आपका राइट होने वाला है, बी विकल्प आपका राइट होने वाला है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कहता है अधो अधा अव्यय कैसा है। अब देखिएगा, अधो अधा, ठीक है, पहले बात तो ये आ होगा नहीं, अवग्रह बनेगा, खैर लेकिन कोई बात नहीं। इस अधो अधा का मतलब क्या होगा, आधा और दूसरा भी आधा होगा। जब जोड़ेंगे ना तो ये इसका ओ हो जाएगा। यानी आधा का मतलब क्या होता है, आधा का मतलब होता है नीचे, औधा का मतलब होता है नीचे। अब ये नीचे क्या है, नीचे है, ऊपर है, दायां है, बायां है, ये क्या है, स्थान है। किसका स्थान है, क्रिया का स्थान है। तो क्रिया का जो भी स्थान होता है वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया का स्थान क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मेरे साथियों ये क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाना है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। राइट विकल्प आपका क्या जाएगा, ही चला जाएगा। काल होगा नहीं, रीति होगा नहीं, प्रकीर्णक होगा नहीं, मनोविकार नहीं होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाना है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है सप्तत्रिंशत को लिखेंगे। आपको लिखना है इसकी सप्तत्रिंशत को
कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है सप्त, और दूसरा क्या लिखा है? त्रिंसत। क्या लिखा है? त्रिंसत। सप्त को हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, और त्रिंसत को कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो जब हमने सप्त त्रिंसत लिखा है, यानी 30 और 7 लिखा है, इसको हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, यानी यहाँ पर जो राइट विकल्प होना है वह क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यही तक थी। पुनः एक बार मैं बताना चाहूंगी आप सभी लोगों को कि मेरे साथियों, आपके हितों के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन, यानी हम धरना प्रदर्शन किया जा रहा है लखनऊ में। आप सभी को उसमें भारी मात्रा में इकट्ठा होकर और अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। अगर आप चाहते हो शिक्षक भर्ती जल्दी से जल्द आए, तो इसके लिए हमें दूसरों के सहारे से ये सब नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि अब सरकार वो है, जब तक हम उसको जगाएंगे नहीं तब तक वो जागेगी नहीं, और हमें उसको जगाने के लिए बहुत ही बेहतर ढंग से एक प्रदर्शन करना है, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन से कहते नहीं है कि गांधी जी वाला गांधीवाद नहीं अपनाना है ना? तो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, और इसी श्रृंखला में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वहां पहुंचना है। अब आपको सर कुछ बताना चाहेंगे कि हेलो साथियों, राम राम। कैसे हो भाई? सवाल चाल बढ़िया। तो मेरे प्यारे साथियों, देखो बहुत ध्यान से बात सुनना है। हमें कोई उपद्रव नहीं करना है, हमें जाना है, हमें सरकार के समक्ष अपनी एकजुटता को दिखाना है, उसके अलावा कुछ नहीं। हमें अपना पक्ष रखना है कि भैया एक बात बताओ, शिक्षक भर्ती 4 साल हो गए। अगर मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी है, ठीक है, उसके माँ बाप ने कितनी मेहनत से उसको पढ़ाया, कैसे उसने पैसे का अरेंज किया, 1-1 लाख रुपए फीस होती है। यदि आप शिक्षक भर्ती नहीं देना चाहते हो, तो ये फिर हर बार टेट की बात छोड़ो, हर बार बीएड क्यों करवा रहे हो, हर बार बीटीसी क्यों करवा रहे हो? आप किसी भी डिग्री कॉलेज की बात कर लो, किसी भी बीएड बीटीसी वाले कॉलेज की बात कर लो, मैं आपसे गारंटी से ये बात कहता हूं, मैं आपसे साथियों गारंटी से ये बात कहता हूं, 98% जो कॉलेज हैं वो सारे के सारे नेताओं के कॉलेज हैं। आप बीएड बीटीसी हर साल 2-2.5-3 लाख लड़का पास आउट कर रहा है, ठीक है, आप उससे मोटी मोटी फीस वसूल रहे हो, 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए आप फीस वसूल रहे हो, और उसके बावजूद आप क्यों नहीं शिक्षक भर्ती करवा रहे हो? एक व्यक्ति आता है, लंदन से पढ़कर आता है, सिर्फ उसके बाबा पूर्व मुख्यमंत्री थे और उसको शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, और वो इस तरीके से देख देख के, हाँ 30:1 के अनुपात में शिक्षक हैं, अनुपात पूरा है। उस व्यक्ति को भाई साहब कुछ पता तक नहीं। 2 साल पुराना डाटा जो उसने अपने घर में किसी चपरासी से बनवा लिया, वही पढ़ के सुना दिया। आप बताइए, आपके गांव में जितने भी आसपास के आपके प्राइमरी क्षेत्र है, कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जिसके यहां प्राइमरी स्कूल ना हो, और अगर प्राइमरी स्कूल है तो क्या वहां पर शिक्षक पूरे हैं? हर विद्यालय में 5 कक्षाएं हैं। बेसिक एजुकेशन हमारा राइट है, संविधान में लिखा गया है, ठीक है ना। 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य लिखा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हर हाल में शिक्षा देना है। 5 कक्षाएं हैं, क्या 5 अध्यापक हैं? और अगर नहीं है, सरकार सब कर सकती है, तो सरकार शिक्षकों को भर्ती क्यों नहीं कर सकती है? किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा व्यवस्था सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए, और सबसे अहम मुद्दा होता है। और आप उसी शिक्षा प्रणाली को, आप उसी शिक्षा व्यवस्था को लगातार धता बताते जा रहे हो। ऐसा क्यों? दोस्तों, अगर आज आप ना जाग पाए, बहुत से लोग सिर्फ अकेले बातें करते हो, घर में बैठ के कमेंट लिखना, बातें करना बहुत आसान है। कल को फिर आप पछताओगे कि कल अगर चले गए होते, शायद 20 लोग और बढ़ गए होते। आप स्वयं आइए, शायद 20 लोग और बढ़ गए होते, शायद सरकार ने हमारी बात सुन ली होती।
आप कह रहे हो पुलिस लाठियां चला देगी, पुलिस लाठियां जब चला देगी जब हम उपद्रव करेंगे। हमें उपद्रव नहीं करना है, हमें अपना, हम शिक्षक हैं। शिक्षक दुनिया में सबसे ज्यादा सभ्य होता है, क्योंकि वही तो युग निर्माता है। वही लोगों को बताता है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। मानवता तो शिक्षक ही व्यक्ति में डालता है, नहीं तो व्यक्ति तो जन्म के समय जानवर के समान होता है, उसमें कोई गुण कोई ज्ञान नहीं होता। आप शिक्षक हो, आप उपद्रव नहीं करोगे, आप आओगे शांतिपूर्वक अपनी बात कहोगे। और जो भी बच्चे आना चाहते हैं, मेरे प्यारे साथियों, मुझे सबके नाम पता है, मुझे सबके नाम याद हैं। अगर आज आप पीछे रह गए तो फिर मुझसे मत कहना, मैं 100% तैयार हूं। मैंने पहले ही बोल दिया था, पिछले सप्ताह में बोल दिया था, ट्विटर के माध्यम से, धरने के माध्यम से, हर हाल में अगले हफ्ते से हम जो है तुम्हारे साथ खड़े हैं। कल यह प्रक्रिया बनी और आज से लागू हो गई और कल धरना दोस्तों शुरू हो जाएगा। आप मुझे 8182873243 पे एक व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर दें, इस पे आपको कॉल नहीं लगेगी। एक व्हाट्सएप मैसेज आप जरूर कर दें कि हम भी सर आ रहे हैं, ठीक है ना, और हम आपको रिप्लाई करेंगे। हम सुबह 9 बजे वहीं पहुंच जाएंगे। बाकी बात जानकारी आपको टेलीग्राम के माध्यम से, बाकी बात जानकारी आपको वीडियोस के माध्यम से दी जाएगी। क्लियर है? तो उम्मीद है सभी बच्चे भरपूर सहयोग करेंगे दोस्तों। अगर कल नहीं तो फिर कभी नहीं, ध्यान रखना। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।